नमस्कार। शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का एनडीटीवी इंडिया पर। मेरा नाम है अंकित त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ी खबर में आज शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं। कल से जिसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही थी, फिल्म पठान को लेकर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बॉयकॉट पठान ट्रेंड चल रहा है, विवाद जो पूरा चल रहा है, सरकार में कुछ लोग जैसे हैं नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस पे काफी बयान दिए। शाहरुख खान की फिल्म दीपिका पादुकोण पर काफी सारे बयान दिए गए। उस पर आज शाहरुख खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि शाहरुख खान ने इस पर कहा क्या है। साथ ही साथ अमिताभ बच्चन भी इस पर बोले। वो दोनों इस वक्त कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने इस पर अपनी जो ट्रोल्स हैं उसके ऊपर अपना संदेश दिया है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। Cinema, and in fact the advent of articulation through social media platforms, have now become the foremost expression of human experience and emotion. The collective narrative of our times is shaped by social media. And contrary to the belief that the spread of social media will affect cinema negatively, I believe cinema has an even more important role to play now. Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. Cinema exposes the vulnerability of human nature by telling stories in their simplest form, as they are lived. But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. तो ये जो फिल्म है, इसका ये जो गाना है, इसके ऊपर बेशरम रंग इस गाने का नाम है। बड़ी सारी परेशानियां हैं। कुछ लोग बॉयकॉट ट्रेंड चला रहे हैं, कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण ने इसमें जो सैफरन रंग की बिकिनी पहनी है उससे उनको परेशानी है। रंग में भी पॉलिटिक्स देखी जा रही है। कमाल की बात यह है कि इसके ऊपर जो विवाद करा जा रहा है उससे बॉयकॉट ट्रेंड चलाया जा रहा है। रंगों में हिंदू मुसलमान दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा नहीं कि ये कोई सड़क पे चलते कोई भी कुछ इस तरह की बात कर रहा है। ये बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा। कल उन्होंने ये बात कही। पहले उनकी बात सुन लीजिए जरा, क्या कह रहे हैं। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया ही दोषपूर्ण है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता को लेकर के फिल्माया गया गाना है पठान फिल्म का। मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं। और दीपिका पादुकोण पहले भी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में आ चुकी हैं। उससे उनकी पहले भी मानसिकता सबके सामने आ चुकी है। और इसलिए मेरी मान्यता है कि ये जो गाने का नाम है बेशर्म रंग, ये भी अपने आप में आपत्तिजनक है। आपत्तियों के मंत्री एक नया पद अगर बन जाए तो नरोत्तम मिश्रा जी को, क्योंकि काफी आपत्तियां रहती हैं, उसको उनका कार्यभार दिया जा सकता है। एक समय था जब लोगों को परेशानी होती थी कि जो एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने पहना क्या है, अब किस रंग का पहना है, इसको लेकर भी परेशानी शुरू हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की। इस वक्त आपको बता दें कि श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस जो था, जिसको हमने लगातार काफी दिनों तक कवर भी किया, उस केस में एक बहुत महत्वपूर्ण आज मोड़ आया है। एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत पुलिस के हाथ में आया है। क्या इसमें अभी तक हुआ है, पहले आपको बता देता हूं कि आज की बड़ी घटना क्या है। इस पे जंगलों में, जो मेहरौली और गुड़गांव के जंगल हैं, वहां पर जो हड्डियां बरामद हुई हैं उसका डीएनए सैंपलिंग के लिए पुलिस ने भेजा था। अब पुलिस के पास उसका रिजल्ट आ गया है। ये डीएनए सैंपल श्रद्धा के पिता से मैच करते हैं, यानी कि अब पुलिस ये विश्वास से कह सकती है कि ये जो अवशेष मिले थे ये श्रद्धा वलकर के ही हैं। 18 मई को श्रद्धा वलकर की हत्या हुई थी। आरोपी आफ्ताब ने उनके शव को 35 टुकड़ों में काटकर जंगल में अलग अलग जगह पर उसको फेंक दिया था। मेहरौली गुरुग्राम के जंगलों से बरामद हुई हैं ये हड्डियां। बड़ा खतरनाक केस था। सुनने में बहुत लोग परेशान हुए इसको किस तरीके से फ्रिज में उसने रखी जो बॉडी पार्ट्स थे, और उसके बाद 4-5 महीने तक बड़े आराम से अपना जीवन निकालता रहा। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ है।
नार्को रिपोर्ट उसकी अभी आनी बाकी है। नार्को रिपोर्ट उसके बाद, उसके पॉलीग्राफ के बाद हुआ था। श्रद्धा के कपड़े भी अब पुलिस को जंगलों में मिले हैं और इसकी भी फॉरेंसिक जांच हो रही है। लेकिन अवशेषों का डीएनए टेस्ट होना पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। पूरी विस्तृत रिपोर्ट मेरे सहयोगी मुकेश की। श्रद्धा की हत्या कर उसके टुकड़े जंगलों में फेंकने की जो कहानी आफ्ताब अमीन पूनावाला बता रहा था, वो सबूत के साथ सच साबित हुई। आफ्ताब की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने मेहरौली के जंगल से और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से जो 16 से ज्यादा हड्डियां बरामद की थीं, उनकी डीएनए रिपोर्ट सीबीआई की सीएफएसएल लैब से आ गई है। पता चला है कि वो हड्डियां श्रद्धा की हैं। वो रिपोर्ट है वो पुलिस के लिए हेल्पफुल है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके साथ साथ जो रोहिणी लैब से हमें पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट मिली थी, वो भी मिल चुकी है। वो भी इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल है। पुलिस के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट बुधवार शाम को मिली है। पुलिस को जब सारी रिपोर्ट मिल जाएंगी तो वह उनका मिलान करेगी। जहां कोई शक या सवाल होगा वहां डॉक्टर की राय ली जाएगी। आरोपी आफ्ताब ने बताया था कि उसने इसी साल 18 मई को छतरपुर के फ्लैट में श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर उसके शव के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए थे और उन्हें 1 महीने तक हर रोज रात 2 बजे निकलकर जंगल में फेंकता था। हालांकि श्रद्धा का मोबाइल फोन अब तक नहीं मिला है। किसी भी हत्या के मामले में सबसे जरूरी होता है शव का बरामद होना और जिस हथियार से हत्या की गई है उस हथियार का बरामद होना। यहाँ पर डीएनए रिपोर्ट के बाद अब ये साबित हो गया है कि जो शव के टुकड़े बरामद हुए थे वो श्रद्धा के ही हैं। तो ये रिपोर्ट इस केस में काफी अहम है। इसके अलावा जो बाकी बचे सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी काफी अहम होगी जो इस केस को मजबूत करेंगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इस मामले पर लगातार पुलिस की नजर बनी हुई है। लेकिन कितना महत्वपूर्ण है ये पूरा जो पुलिस को सबूत हाथ में लगा है। डीएनए के वजह से पुलिस क्या क्या अब कम से कम सक्रियता से बता सकती है। कम से कम इससे ये तो साबित होता है कि श्रद्धा वलकर अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी हत्या जरूर हुई है। मेरे साथ इस वक्त अविनाश कुमार साहब जुड़ रहे हैं, आफ्ताब पूनावाला के वकील हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं और समझना चाहता हूं, ये जो अब डीएनए फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात हो रही है जिसमें कम से कम अब ये प्रूव हो गया है कि वो अवशेष श्रद्धा वलकर के ही थे, केस पर इसका असर कैसे देखते हैं आप? देखिए, केस पर थोड़ी सी असर जरूर पड़ेगी, पर मैं अभी भी चार्जशीट का वेट कर रहा हूं, क्योंकि जब तक मेरे पास पूरी कॉपी नहीं आती है इस पर कुछ कहना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी। जो चार्जशीट में सारी विस्तृत रिपोर्ट होती है, उसे पढ़ने के बाद ही हम लोग कुछ इस पर कंक्लूजन पर आ पाएंगे कि हमें आगे क्या करना है। पर अविनाश जी, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कम से कम अब कि श्रद्धा वलकर इस दुनिया में नहीं रही। जो ये बातें हो रही थी कि कहीं ना कहीं लूप होल होंगे, शव नहीं मिलेगा, कम से कम वो जो लूप होल है या वो जो एक आशंका है उसको पूरी तरीके से अब नकार दिया गया है। ये हो सकता है कि अब नहीं है इस दुनिया में। मुझे अफसोस है कि वो इस दुनिया में नहीं है, पर अभी ये ट्रायल का मैटर है। अभी क्या हो सकती है, क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं, क्योंकि ट्रायल एंड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर चलती है। किसी एक कंक्लूजन पर नहीं आया जा सकता है कि उसने कैसे किया, मर्डर हुआ, क्या हुआ। अभी आगे काफी फैक्ट्स चेंज होंगे, वो तो ट्रायल का विषय है। फैक्ट्स जो भी जैसे आप बता रहे हैं कि थोड़े चेंज होंगे, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं जाने से पहले कि क्या आपकी आफ्ताब से इस बारे में कुछ बातचीत हुई है? क्या आफ्ताब ने अभी तक इस बारे में बताया? क्योंकि लगातार जो खबरें आ रही हैं कि वो, आप भी पहले कह रहे थे, पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या आफ्ताब को कहीं ना कहीं पछतावा है अपनी गिल्ट पे? देखिए, पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम के कारण मैं लीगल मीटिंग नहीं कर पाया, तो मेरे एसोसिएट्स जो हैं वो मैं उनको भेजा था लीगल मीटिंग के लिए, वो गए थे। और हम लोग आगे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसके आधार पर हम लोग बहुत जल्द ही बेल फाइल कर रहे हैं और बेल की प्रोसीडिंग में। आपको लगता है जिस तरीके से सबूत एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, आपके लिए आफ्ताब को बचाना बहुत मुश्किल काम होगा? हाँ, ये मेरे लिए अब तक के सबसे चैलेंजिंग केस है और मैं इसको काफी स्टडी कर रहा हूँ और एक एक चीज को स्टडी करने के बाद ही मैं अपना स्टेप उठा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अविनाश जी। मैं इस वक्त सीधे आपको लिए चलता हूं सीमा कुशवाहा जी के पास। ये श्रद्धा के पिता की वकील हैं। सीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कितना महत्वपूर्ण है ये डीएनए एविडेंस जो इस वक्त पुलिस के हाथ में लगा है?
बिल्कुल। आज देखिए अंकित सर कि हमारे लिए एक बहुत मैं कहूँगी मेरे केस में प्रोग्रेसिव काम हुआ है और हमारे पास एक कंक्रीट एविडेंस आया। अभी तक हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बात कर रहे थे। श्रद्धा को जिस तरीके से आफ्ताब पूनावाला ने काट करके, जो उसने कन्फेशन किया कि हमने पीसेस करके महरौली के जंगलों में फेंक दिया, और वहां से जो उनके अवशेष थे, जो उनके वॉन्स थे, वो कलेक्ट किए गए पुलिस के द्वारा और श्रद्धा के फादर से जब सैंपल लिया गया वो मैच कर गए, तो ये तो कंफर्म हो गया कि वो श्रद्धा के ही वॉन्स थे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि श्रद्धा के उन वॉन्स तक पुलिस कैसे पहुंची। वो तब पहुंची जब आफ्ताब पूनावाला ने कन्फेस किया। अब उतना पार्ट जितना उसने कन्फेशन में बताया कि कहाँ कहाँ मैंने काट करके श्रद्धा के पीसेस करके फेंका है, ये डेफिनेटली कोर्ट रूम में एडमिसिबल है जी। और डीएनए सैंपल किसी भी चीज में एफएसएल रिपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है। भले ही इसमें कोई आई विटनेस नहीं है, बट श्रद्धा का 23 नवंबर 2020 को जो मुंबई पुलिस को कंप्लेन दिया गया था लेटर, जिसमें उसने बताया था कि आफ्ताब पूनावाला किस तरीके से थ्रेट कर रहा है उनके साथ में, और उसने कहा है कि हम मारेंगे, तो इसका डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है। तो सीमा जी, ये एक आपने बताया बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस होगा, लेकिन अभी क्या चैलेंजेस क्या हैं आपके केस के लिए, क्योंकि अभी तक मर्डर वेपन नहीं मिला है, वो सारी चीजों को अभी भी पुलिस तलाश कर रही है, तो चैलेंजेस अभी क्या क्या हैं आपके केस के लिए? देखिए अंकित जी, इसमें तो हम अभी भी आपसे यही कहेंगे कि थोड़ी जल्दबाजी होगी। अभी हमारा मैटर जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम चार्जशीट का वेट कर रहे हैं, वो आ जाती है तो, क्योंकि पुलिस भी मुझे लगता है कि प्रॉपर इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम सभी ने देखा कि छावला वाले केस में क्या हुआ कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ लूप होल थे, इस वजह से ट्रायल एंड हाई कोर्ट ने कंफर्म करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको एक्वार्टल कर दिया। तो भले ही थोड़ा टाइम लग रहा है, प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन होगा, साइंटिफिक तरीके से होगा और सारे 1 बाय 1 फैक्ट वगैरह कलेक्ट अभी आप सेटिस्फाइड हैं इन्वेस्टिगेशन से? आज मुझे लग रहा है कि आज हम लोगों के लिए, श्रद्धा के पेरेंट्स के लिए, ये बहुत प्रोग्रेस है एक हमारे केस में कि हम श्रद्धा को जस्टिस दिलाने के लिए थोड़ा और नजदीक पहुंच गए हैं। वेट करते हैं चार्जशीट का, चार्जशीट आती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी हमारे साथ बात करने के लिए। महत्वपूर्ण केस है, सबकी नजरें आप पर भी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रद्धा को जस्टिस यानी कि न्याय दिलाने की जो कवायद है, जैसे सीमा जी बता रही थी, उसमें एक बड़ा स्टेप आज हो गया है। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखी थी ना आपने? अब हम फिल्म से बाहर निकाल के आपको असल जिंदगी के एक बजरंगी भाईजान से मिलाते हैं, जो कि इतने दिनों से कोशिश कर रहे हैं पिछड़ों को अपनों से मिलाने की। जी हां, हम रियल लाइफ के बजरंगी भाईजान की बात कर रहे हैं। इस तस्वीरों में आप देखेंगे कि हरियाणा पुलिस के एक एएसआई हैं राजेश कुमार, जो कि पंचकुला में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो विभाग है उसमें कार्यरत हैं। उन्होंने अभी हाल ही में एक लड़की जो 16 साल से अपने परिवार से बिछड़ी हुई थी, उसको अपने परिवार से मिलवाया है। शिद्दत देखिए उनकी, लगातार केस पे काम करते रहे। 7 साल की उम्र में थी जब ये लड़की, जब ये गुमी थी। 23 साल की उसकी आज उम्र हो गई है। दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है ये लड़की। गुमशुदा बच्चों को मिलवाने के काम में 2016 से राजेश जी जुटे हुए हैं और कई ऐसे परिवार हैं जिनके चेहरे पर इन्होंने खुशियां लौटाई हैं। तो राजेश जी, आपको दिखाते हैं राजेश जी को जरा फुल फ्रेम हम यहां पर लेकर आते हैं। रियल लाइफ बजरंगी भाईजान को हमारा सलाम। चलिए, आज इतना ही हमारे खास कार्यक्रम में, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला देते हैं पंजाब में भगवंत मान सरकार लोगों के लिए हुए जो वादे उन्होंने करे थे उस पर कैसे खरी उतर रही है, उस पर विशेष बात करने के लिए एनडीटीवी इंडिया ला रहा है एक कार्यक्रम कॉन्क्लेव साडा पंजाब, शनिवार 17 दिसंबर को, जिसमें शामिल होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब की जानी मानी शख्सियतें। तो इस 17 दिसंबर को देखना ना भूलिए साडा पंजाब दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर।